Assalamu alaikum dear students. Today we are coming with our video lecture number second regarding chemical bonding. और हमने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन और वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे हमारी आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनती है। और उसमें उन फैक्टर्स में से हमने डिस्कस किया था, सबसे पहला फैक्टर वो था आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड फैक्टर था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द थर्ड फैक्टर वाज लैटिस एनर्जी। अगर आपको प्रीवियस वीडियो यानी कि प्रीवियस लेक्चर देखना हो आयनिक बॉन्ड्स के मुतालिक तो इसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग सर्च करके आपको आयनिक बॉन्ड का जो पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वाले लेक्चर में जो कि केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर रहेगा, तो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। यानी कि जब हमने पढ़ा था मेटल्स लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो बनाते हैं कैटायंस, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाते हैं एनायंस। और वही कैटायंस और एनायंस बीइंग अपोजिटली चार्ज्ड वो जब अट्रैक्शन करते हैं तो अट्रैक्शन के साथ साथ एक तो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, और जब बहुत सारे कैटायंस बहुत सारे एनायंस मिलके अट्रैक्शन करते हैं तो वो एक थ्री डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। उसी आयनिक क्रिस्टल का नाम रखते हैं हम क्रिस्टलेट्स। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये डायग्राम बनाई गई है, तो यहाँ पे जो ये ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, मान के चलिए ये कैटायंस है। जैसे हमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो एक आयनिक क्रिस्टल होता है, उसमें बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन्स होते हैं और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो एक चीज मैं समझाता हूं यहाँ पे, जो Na पॉजिटिव आयन होता है यानी कि सोडियम आयन जो होता है, कैटायन जो होता है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। तो कैटायन स्मॉल साइज का होता है क्योंकि ये बनता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो साइज होता है तो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे इसके बदले में एक ब्लैक डॉट ड्रॉ करता हूं। तो ब्लैक डॉट मैंने कैटायन के बदले लिखा है, बहुत छोटा डॉट लिखा है मैंने कैटायन के बदले। तो लाइकवाइज अगर आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में देखोगे कैटायंस के अलावा उसमें एनायंस यानी कि Cl नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो Cl नेगेटिव आयन्स जो होते हैं यानी कि एनायंस जो होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उनके बदले में यहाँ पे एक व्हाइट डॉट लिख लेता हूं। तो मान के चलिए ये कैटायन है और ये वाला एनायन है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। तो यही कैटायंस और एनायंस, इसका पॉजिटिव चार्ज है और इसका नेगेटिव चार्ज है। यही पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस और एनायंस जब कंबाइन होते हैं बहुत सारे, वो एक यानी कि कंबाइन होते हैं, एक कैटायन एक एनायन एक कैटायन एक एनायन अल्टरनेटिवली जब अरेंज हो जाते हैं इन टू डायमेंशनल एज वेल एज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, वो जो वहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वही कहलाएगा आपका क्रिस्टलेट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कैटायन है Na पॉजिटिव, ये एनायन है Cl नेगेटिव, ये आ गया कैटायन फिर से, तो ये यहाँ पे एनायन आ गया, कैटायन आ गया और एनायन आ गया। तो यहाँ पे इस क्रिस्टलेट्स में NaCl का जो क्रिस्टलेट्स है, ऐसे ही डिफरेंट क्रिस्टलेट्स बनते हैं डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल्स के। वो बने होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस से और लार्ज नंबर ऑफ एनायंस से, और इन्हीं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस इन केस ऑफ ionic crystal, that three dimensional representation of these ionic ions, or this three dimensional arrangement of these ions is called as crystallets. तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूं, this is your crystallets। क्रिस्टल्स अब देख लीजिएगा, जितने ज्यादा यहाँ पे आयन्स होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितना उन आयन्स का चार्ज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितनी बार अट्रैक्शन होगी उतनी बार यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स बनेगी। ये जो ये सॉलिड लाइन्स देख रहे हो कैटायंस और एनायंस के बीच में जो सॉलिड लाइन्स देख रहे हो आप यहाँ पे, यही रिप्रेजेंट करती है आयनिक बॉन्ड्स। तो मैं कहना चाहता हूं एक चीज यहाँ पे कि आप कैटायंस और एनायंस का जो चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतनी आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी और उतना हमारा क्रिस्टलेट्स भी स्टेबल होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जितनी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगी कैटायंस और एनायंस के बीच में, उतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी लैटिस एनर्जी। जितनी लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतनी इस क्रिस्टलेट्स की एनर्जी कम होगी और उतना
ये क्रिस्टल हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे थे इस वाले लेक्चर में हमें इसी क्रिस्टलेट्स की या आयनिक क्रिस्टल की हमें प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में, क्रिस्टलेट्स के बारे में जो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट विल बी देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको पता है आयनिक क्रिस्टल्स में लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये जो अट्रैक्शन यहाँ पे होती है यही कहलाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैटायंस और एनायंस आपस में हेल्ड होते हैं। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल्स में स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस की क्लोज पैकिंग हो जाती है। और जब कैटायंस और एनायंस की क्लोज पैकिंग हो जाती है तो तब जाके आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन there is a negligible space between the cations and anions in the crystal. That is why all the ionic crystals, they exist in nature in the form of solid state. तो अगर हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप याद रख लीजिएगा फिजिकल स्टेट में कि आयनिक क्रिस्टल्स या क्रिस्टल लैटिस दे ऑकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, बिकॉज जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम नाम रखते हैं क्या, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हम रखते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है कि जो फिजिकल स्टेट होती है आयनिक क्रिस्टल्स की, वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे इसके साथ बनती है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, आप देख सकते हैं आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या इस बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एक पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स दे आर एक्सट्रीमली हाई, they are extremely high। सर अब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इस सॉलिड क्रिस्टल को, क्रिस्टल लैटिस को मेल्ट करना चाहो तो मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रूल क्या है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग हुआ तो आपको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है इफ यू आर गोइंग टू मेल्ट दिस स्ट्रक्चर आउट यू नीड वेरी हाई टेम्परेचर, दैट मींस यू नीड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड अगर इसके मोल्टन फॉर्म को बॉइल करना चाहो उसमें भी जो बॉइलिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी बेटा हाई होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया क्रिस्टल लैटिस के रिलेटेड वो था इनका फिजिकल स्टेट, जिसमें हमने ये कहा कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो सेकंड बात जो यहाँ पे मैं करूंगा वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हमने की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगेगा वो बहुत ज्यादा हाई लगेगा। तो आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, समझिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। The third property is one of the most important property regarding these crystal lattices or ionic crystals, and that property is their solubility. Solubility. आप समझिएगा यहां पे जो क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस किसी भी आयनिक क्रिस्टल का हो सकता है। तो मान के चलिए ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, तो यहाँ पे जो ये है ये आपका Na पॉजिटिव आयन है, ये वाला Na पॉजिटिव आयन है, सोडियम आयन है, कैटायन है। तो ये आ गया आपका Cl नेगेटिव आयन, ये आपका Na पॉजिटिव रहा, ये आपका Cl नेगेटिव रहा। तो इन दोनों को मैं बाहर निकाल देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं। इस क्रिस्टल में से मैं एक Na पॉजिटिव को अलग करता हूं
और एक Cl नेगेटिव को मैं अलग करता हूं। मैंने क्रिस्टल में से एक कैटायन को और एक एनायन को अलग किया। तो इनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही कहलाती है आयोनिक बॉन्ड। तो हमने देखना है क्या ये NaCl जो है क्या ये वाटर में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी चार्ज का होना, पोलैरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। यहां पे सोडियम पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, दैट मींस आयोनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं या आयोनिक क्रिस्टल्स में जो हमने एक कैटायन एक एनायन को बाहर निकाला, तो ये जो कहलाएगी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की फार्मूला यूनिट। ये जो फार्मूला यूनिट है, एक साइड से पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड से नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड है, दोनों साइड से, एक साइड से नेगेटिव चार्ज, दोनों साइड दूसरे साइड से पॉजिटिव चार्ज, ये जो हमारी आयोनिक बॉन्ड होगी, इन चार्जेस के होने की वजह से ये बॉन्ड कहलाती है पोलर बॉन्ड। तो NaCl के बीच में, सोडियम क्लोराइड में NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये सारा क्रिस्टल पोलर है, क्रिस्टल होगा। तो यू नो दैट इन केमिस्ट्री देयर इज अ जनरल ट्रेंड, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर व्हाइल एज नॉन पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सब्सटेंस। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं आयोनिक क्रिस्टल्स की, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल की, all those crystals are what? Polar in nature. They are having polar ionic bonds, and these polar ionic bonds they will be broken in polar solvents. अब देख लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको एक चीज समझा लेता हूं, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। यहां पे मैं ले रहा हूं एक वाटर मॉलिक्यूल HOH, ये आ गया वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमारा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट में हमें पता है जो ऑक्सीजन है, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और यहां से इसके इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इस पे आएगा 2 टाइम्स स्लाइट नेगेटिव और 2 टाइम्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए, तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? स्लाइट पॉजिटिव, और इस पे भी आएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे आपकी देख सकते हैं वाटर में जो OH बॉन्ड होती है, एक साइड से नेगेटिव पोल है, दूसरे साइड से पॉजिटिव पोल है, यहां पे भी नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। तो मैं कह सकता हूं वाटर मॉलिक्यूल जो है एक डाइपोल है, क्योंकि इस साइड से नेगेटिव पोल है, इस साइड से पॉजिटिव पोल है। तो वाटर मॉलिक्यूल है क्या? ये डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो हटा लेते हैं वाटर को, वाटर के बदले में एक ऐसा स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। वाटर पे जो ऑक्सीजन पे चार्ज था वो क्या था? स्लाइट नेगेटिव, तो मैं लिख लेता हूं यहां पे स्लाइट नेगेटिव। वाटर में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज था? स्लाइट पॉजिटिव, वो मैं नीचे लिख लेता हूं स्लाइट पॉजिटिव। तो ये मान के चलिए एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके एक साइड में नेगेटिव पोल है, दूसरे साइड से पॉजिटिव पोल है, तो वाटर क्या कहलाएगा? हमारा डाइपोल। तो यही डाइपोल जो वाटर है डाइपोलर फॉर्म में है। तो हमारा वाटर जो है वो भी पोलर है, वो भी पोलर सॉल्वेंट है। जब हम NaCl को या किसी भी आयोनिक क्रिस्टल को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, तो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? डाइपोलर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और हमारा आयोनिक क्रिस्टल जो है उसमें भी आयन्स, अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स प्रेजेंट है। तो जब हम NaCl के क्रिस्टल को या किसी भी आयोनिक क्रिस्टल को इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किसी भी पोलर सब्सटेंस में डिसॉल्व करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? एक स्पेशल अट्रैक्शन होगी। अब देख लीजिएगा, जब आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सोडियम का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव पोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा। बेटा ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये सारे किसको सराउंड कर रहे हैं? सोडियम को सराउंड कर रहे हैं, Na पॉजिटिव को सराउंड कर रहे हैं। जो Na पॉजिटिव है आयोनिक क्रिस्टल का, वो वाटर के नेगेटिव पोल्स को अट्रैक्शन कर रहा है। तो वाटर किस फॉर्म में होता है? डाइपोल फॉर्म में होता है। यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव है, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव है, ये स्लाइट नेगेटिव है, ये स्लाइट पॉजिटिव रहा, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, हियर इज स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव एंड स्लाइट पॉजिटिव। ये जो है ये सारे मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल्स है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। इनको अट्रैक्शन कौन कर रहा है? कैटायन अट्रैक्शन। अब कैटायन है क्या? आयन, आयन है ये। तो ये आयन वाटर के नेगेटिव पोल्स को अट्रैक्शन करता है। तो जो अट्रैक्शन यहां पे होती है वो कहलाती है आयन डाइपोल इंटरैक्शन।
तो जब हमने NaCl को डिसॉल्व किया वाटर में, इसका जो कैटायन है वो वाटर के डाइपोल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्शन कहलाएगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस साइड से भी वही होगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर के डाइपोल्स के पॉजिटिव पोल्स को अट्रैक्शन करेगा। Cl नेगेटिव भी आयन ही है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर के कौन से पोल्स को अट्रैक्शन करेगा, पॉजिटिव पोल्स को अट्रैक्शन करेगा, और पॉजिटिव पोल्स को अट्रैक्शन करके ये वाटर के नेगेटिव पोल्स को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा बेटा, रिपल्शन करेगा, नेगेटिव पोल्स को ये रिपल्शन करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं Cl नेगेटिव फिर से आयन है, जैसे Na पॉजिटिव आयन था, ये आयन डाइपोल्स को अट्रैक्शन कर रहा है, ये वाला आयन भी डाइपोल्स को अट्रैक्शन कर रहा है, तो यहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है आयन और डाइपोल्स के बीच में, यहां पे भी अट्रैक्शन हो रही है आयन और डाइपोल्स के बीच में। जो ये अट्रैक्शन होती है आयन और डाइपोल्स के बीच में, वो अट्रैक्शन कहलाती है बेटा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो NaCl को या किसी भी आयनिक क्रिस्टल को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कौन सी अट्रैक्शन होती है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन होती है। जैसे आप देख सकते हैं Na पॉजिटिव ने डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन किया, Cl नेगेटिव ने डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्शन किया, तो बहुत बार यहां पे क्या होगी, आयन डाइपोल इंटरैक्शन जो कि अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो इस एनर्जी का हम नाम रखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो व्हेन NaCl or any ionic crystal is dissolved in water, being polar, NaCl being polar, it will undergo ion dipole interaction with water or with any polar solvent, and due to that ion dipole attraction some energy called as hydration energy या solvation energy release होगी, और उसी एनर्जी की वजह से क्या होगा बेटा, यहां पे ये आयनिक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहां पे आयनिक बॉन्ड ब्रेक हुई। सर आयनिक बॉन्ड ब्रेक क्यों हुई, क्योंकि एनायन ने अलग से अट्रैक्शन किया वाटर के डाइपोल्स को, कैटायन ने अलग से अट्रैक्शन किया वाटर के डाइपोल्स को, वो अट्रैक्शन कहलाती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उस आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी यहाँ पे जो रिलीज होगी बेटा, उसी एनर्जी से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गई। आपने हीट नहीं दी है बेटा, आपने हीट नहीं दी है, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है वो खुद से ब्रेक हो रही है बाय द रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। तो जब आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो गई और आयन्स क्या हो गए, अलग अलग, दैट इज व्हाई वी से व्हेनेवर वी डिसॉल्व any ionic substance in water there is the formation of ions, यानी कि there is the ionization, cations अलग हो जाते हैं, anions अलग हो जाते हैं। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, when we dissolve NaCl crystal in water there is the formation of Na positive and Cl negative ions, यानी कि वो दोनों आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। क्यों अलग अलग हो जाते हैं, due to the release of lattice energy। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटायन अलग हो गया, एनायन अलग हो गया। अब जब ये अलग अलग हो गए तो ये प्रोसेस कहलाती है बेटा आयोनाइजेशन। अब देख लीजिएगा और एक चीज, यहाँ पे जब आयनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में ब्रेक हो गई तो यहाँ से नए वाटर मॉलिक्यूल्स इसको कवर करते हैं, और इसको भी यहाँ से नए वाटर मॉलिक्यूल्स अलग करते हैं। अब इस पूरे कैटायन का नाम पड़ता है जो कि सॉल्वेंट से घेरा हुआ है, यहाँ पे एनायन ये भी सॉल्वेंट से घेरा हुआ है, इनके बीच में अब आयनिक बॉन्ड रही ही नहीं। तो ये जो ये नया कैटायन जो है, यहाँ पे ये जो कैटायन के सराउंडिंग में एनवलप बन गया है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे भी एनायंस के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, उन्होंने भी ए सॉर्ट ऑफ एनवलप बनाया है, एक कवरिंग बनाई है एनायन के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे इस कैटायन का नाम क्या पड़ेगा, सॉल्वेटेड कैटायन, और इस एनायन का नाम पड़ेगा सॉल्वेटेड एनायन। कहने का मतलब ये है when we dissolve ionic crystal in water or any other polar solvent, first of all there is ion dipole interaction, and due to that ion dipole interaction the bond cleavage occurs between the cations and anions. When the ionic bond gets broken, large number of water molecules they form a sort of envelope around these ions due to strong ion dipole interaction, and due to that these ions are not free, they are now bound, they are held by water molecules, and when they are held by water molecules we call these ions as solvated ions, rather solvated cation and solvated anion। अब देख लीजिए जब कैटायन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, एनायन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, तो आपस में वो फिर से आयनिक बॉन्ड बना ही नहीं पाते, एंड दिस प्रोसेस जो इनकी सेपरेशन होगी, पहले बॉन्ड का ब्रेक होना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, फिर आपस में इनका न मिलना ड्यू टू द सॉल्वेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जब होता है, फिर ये आपस में कैटायन एनायन फिर से नहीं मिल पाते, फिर से आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। नाउ यू कैन कॉल वन थिंग, the breaking of the bond
between the ions in case of ionic crystal due to the release of hydration energy. The process is called as ionization. But when the ionization takes place, after that यहां पे क्या होता है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं आपके कैटायन को, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं आपके एनायन को, और ये प्रोसेस कहलाती है बेटा हाइड्रेशन और सॉल्वेशन. तो सॉल्वेशन की वजह से कैटायंस एनायंस जो है अब आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाते, और इसी प्रोसेस का इनका अलग अलग हो जाना, पहले इनका अलग अलग हो जाना, आयन बनाना, वो कहलाती है आयोनाइजेशन. फिर आयोनाइजेशन के बाद इन आयन्स का अलग अलग रहना और आपस में फिर से आयनिक बॉन्ड का न बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेटा डिसोसिएशन. तो जब डिसोसिएशन हो गई, इसको भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, इसको भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया है, सॉल्वेटेड कैटायंस बन गए, सॉल्वेटेड एनायंस बन गए, तो हम कहते हैं कि बेटा आपका जो आयनिक क्रिस्टल है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया. आप देख सकते हैं जब आप नमक को वाटर में डिसॉल्व करते हो, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो फिर जो साल्ट उसमें जो घुल जाता है, उस पानी में घुल जाता है, वो फिर आंखों से नहीं दिखता. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो साल्ट वहां पे एज सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं रहता, रादर उसकी आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन हो जाती है, और डिसोसिएशन के बाद जो आपके आयन्स और कैटायंस और एनायंस है वो फ्री नहीं रहते, रादर वो सॉल्वेटेड फॉर्म में रहते हैं, उनको वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, तब जाके आपके वो कैटायंस और एनायंस आंखों से नहीं दिखते, क्योंकि उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाता है या ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो वो सोल्यूट पार्टिकल्स फिर आंखों से नहीं दिखते, तब जाके आपकी ट्रू सॉल्यूशन बन जाती है. तो देयर इज अ कंडीशन दैट ओनली दो सबस्टेंसेस, आयोनिक सोल्यूट्स की बात कर रहा हूं, जिनको डिसोसिएशन होती है वाटर में और या आयोनाइजेशन होती है वाटर में, फिर अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो गई वाटर आयन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी उतनी आयनिक क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी जो वाटर में बहुत ज्यादा होगी. तो ये चीजें आपने समझी, तो हम कह सकते हैं कि all ionic crystals are soluble in polar solvents like water, because in polar solvents these ionic crystals undergo dissociation or ionization due to the formation of ion dipole interactions. एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन का होना, आयन्स का बनना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आयनिक क्रिस्टल जो है वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं बेटा. लेकिन अगर मैं पोलर सॉल्वेंट के बदले एक नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन ले लेता, या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेता, या मैं एस्टोन ले लेता, या मैं इथर ले लेता, उन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक क्रिस्टल्स की डिसोसिएशन जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये पोलर है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं है, सॉल्वेशन एनर्जी का कोई रिलीज नहीं होता है वहां पे. तो इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल जो है बीइंग पोलर, ये नॉन पोलर सबस्टेंस में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि वहां पे इनकी डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन नहीं होती. नाउ देयर इज अ रूल कि अगर हमें पूछा जाए कि आयनिक क्रिस्टल्स कहां पे डिसॉल्व होते हैं, तो वो डिसॉल्व होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स, पर्टिकुलरली इन वाटर, क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इनकी वाटर में डिसोसिएशन ज्यादा होती है. तो और एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी का कांसेप्ट खत्म हो गया बेटा. अब और एक चीज समझते हैं, नंबर 4th प्रॉपर्टी, दैट इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स. क्या बेटा आयनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? वही हमें यहां पे सीखना है. आप यहां पे देख रहे हैं ये क्रिस्टल बना हुआ है, आयनिक क्रिस्टल बना हुआ है, कोई भी सबस्टेंस का आयनिक क्रिस्टल मान के चलिए, NaCl ले लो, KCl ले लो, कोई भी क्रिस्टल है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आयन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड्स. क्या यहां पे मोबिलिटी ऑफ आयन्स पॉसिबल है? बेटा नहीं है, क्योंकि सारे आयन्स टाइटली हेल्ड है एक दूसरे के साथ. जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाला एनायन जो है यहां से कैटायन से घेरा हुआ है, यहां से भी कैटायन से घेरा हुआ है, नीचे भी कैटायन से घेरा हुआ है, ऊपर भी कैटायन से घेरा हुआ है, यानी कि एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में प्रेजेंट है ये एनायन. ऑल द कैटायंस एंड एनायंस दे आर सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस इन द क्रिस्टल. कहने का मतलब यहां ये है, इन सॉलिड स्टेट
सॉलिड स्टेट में सारे कैटायंस और एनायंस के बीच में आयनिक बॉन्ड्स है, तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से जो आयन्स की मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। जब यहाँ पे आयन्स की मूवमेंट सॉलिड फॉर्म में नहीं होती है, दैट इज व्हाई वी से इन सॉलिड फॉर्म आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सॉलिड फॉर्म में आयन्स की मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारी जो आयन्स है वो हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट बन रहा है बेटा, इन सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी आयनिक क्रिस्टल्स शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये आयन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, और मूवमेंट ऑफ आयन्स यहां पे पॉसिबल नहीं है। तभी जाके हम कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल्स इन सॉलिड फॉर्म दे डू नॉट कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या ये किसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं? हाँ बेटा कर पाते हैं। तो कंडीशन उसके लिए मैं बता देता हूं। अगर आपने इस क्रिस्टल लैटिस को हीट किया, अगर आपने आयनिक सबस्टेंस को बेटा हीट किया, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, यहां पे आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। आयनिक बॉन्ड्स जो है बेटा ब्रेक हो जाएगी, और जब आयनिक बॉन्ड्स ही ब्रेक होगी तो क्या होगा, आयन्स फ्री हो जाएंगे। जब आयन्स फ्री हो जाएंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीज हो जाएगी, और जब मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीज हो जाएगी बेटा तो यहां पे कंडक्टेंस ये क्रिस्टल शो करेगा। दैट मींस व्हेन वी हीट क्रिस्टलेट्स, व्हेन वी कन्वर्ट दिस क्रिस्टलेट्स इनटू मोल्टन फॉर्म, जब हम इसको हीट करते हैं आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है तो ये मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और मोल्टन फॉर्म में आयन्स की मोबिलिटी क्या इंक्रीज हो जाती है। और जितनी ज्यादा मोल्टन फॉर्म में आयन्स की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, उतना ज्यादा ये क्रिस्टल कंडक्टिविटी इसकी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, इन मोल्टन फॉर्म, जब आप इस क्रिस्टल को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, यानी कि इसको हीट करोगे, यहां पे आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, और जितनी ज्यादा हीट दोगे उतनी ज्यादा आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी, और जितनी आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी उतनी उनकी थर्मल एनर्जी आयंस की इंक्रीज हो जाएगी, और उतनी डेवलप हो जाएगी उनकी काइनेटिक एनर्जी, उतनी मूवमेंट हो जाएगी आयंस की ज्यादा, और जितनी मूवमेंट ऑफ आयंस ज्यादा हो जाएगी बेटा, उतनी इनकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दैट मींस इन मोल्टन फॉर्म दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर क्या और कोई फॉर्म है जिसमें ये कंडक्टिविटी शो करते हैं? ऑब्वियसली बेटा और एक फॉर्म है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था, जब हम आयनिक क्रिस्टल को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस फॉर्म में अगर आप इसको लोगे, क्रिस्टल एसिड्स को, आयनिक क्रिस्टल्स को अगर आप एक्वस फॉर्म में लोगे, एक्वस फॉर्म में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है, तो उस हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से भी आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक होती है, तो आयनिक मोबिलिटी एक्वस फॉर्म में भी इंक्रीज हो जाएगी, और एक्वस फॉर्म में भी ये कंडक्ट कर पाते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो और एक पॉइंट यहां पे आ गया है, इन एक्वस form or in polar or when they are dissolved in polar solvent like water में इसकी bonds break हो जाती है आयनिक क्रिस्टल की, तो आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इनकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में सारी आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है आयन्स के बीच में, आयनिक मोबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, तो सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टिविटी शो करते ही नहीं है। बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म, but because in those two forms ionic bonds are broken in the crystallets and ions are set free, and when we give more and more heat to the crystal, the kinetic energy of the ions increases, and that leads to increase in their mobility, and the increase in mobility means increase in their conductance beta। तो और एक पॉइंट समझाते हैं यहाँ पे, और एक पॉइंट समझाते हैं जो लास्ट पॉइंट होगा किन के रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स के रिलेटेड, वो है इनकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल जब भी रिएक्ट करते हैं, इनको पहले हमें वाटर में डिसॉल्व करना पड़ता है या किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है। जब हम इनको पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करते हैं
तो क्या हो जाता है, इनकी आयनिक बॉन्ड्स क्या होगी, ब्रेक। जब आयनिक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती है बेटा, तो वहां पे क्या बनते हैं, आयन्स। और वही आयन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्जड एंड नेगेटिवली चार्जड, दे आर हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल आयन्स फिर रिएक्ट करते हैं विद इन नो टाइम टू फॉर्म न्यू आयनिक क्रिस्टल्स। यानी कहने का मतलब जो है, यहां पे आयनिक क्रिस्टल्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती है, इनकी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ionic crystals, they are very fast. Why? Because in case of ionic crystals, it is the ion which participates in the reaction, and ions are highly stable, and highly stable ions, they are highly reactive. And those highly reactive ions, whenever they participate in the reaction, those reactions are extremely fast, and they are called as instantaneous reactions. The reactions of ionic substances, they are called as instantaneous reactions. Instantaneous reaction. The moment ionic substances are mixed, within no time they form the product. Why? Because in case of ionic reactions, the reactants are ions themselves, and you know that ions are highly unstable. That is why their reactions are extremely fast. ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा एक चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम लेंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो लेंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट में हम एक स्पेशल रिएक्शन लेते हैं। हम लेते हैं NaCl, जो कि एक आयनिक क्रिस्टल है। NaCl को हम ऐड करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, वो भी एक आयनिक क्रिस्टल है। हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट को भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, कैटायंस और एनायंस, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और AgNO3 आयनिक क्रिस्टल है, साल्ट है, वाटर में डिसॉल्व होगा, ये भी क्या बनाएगा, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो NaCl बना रहा है कैटायंस एंड एनायंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। AgNO3 बनाता है सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, तो ये भी वाटर में ही बन रहे हैं। तो अब यहां पे देख लीजिए आप, लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस बन गए हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, बिकॉज़ इनकी आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन हो जाती है। तो अब पानी में क्या होगा, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, इन सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, तो वहां पे विद इन नो टाइम Ag पॉजिटिव आपस में Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बनाता है आपका AgCl, एक प्रोडक्ट बन जाता है AgCl। और दूसरा जो यहाँ पे Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाते हैं, विद इन नो टाइम ये बनाते हैं आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो कहने का मतलब यह है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती है, आयनिक क्रिस्टल्स में, उनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आयन्स होते हैं। आयन्स बीइंग पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर हाईली अनस्टेबल। तो वो अपनी चार्ज को सेटिस्फाई, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सो एज टू गेट रिड ऑफ देयर चार्ज। दैट इज व्हाई द रिएक्शंस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट। उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है आयनिक रिएक्शंस, विद इन सेकंड्स वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम क्या ये भी कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, द रेट और द स्पीड ऑफ आयनिक रिएक्शंस वो इतनी तेज होती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है उनकी एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन हम मालूम करें, एग्जैक्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन हम मालूम करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट the properties of ionic crystals. Hope you have understood this lecture। और ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत जगहों पे यूज होगा, जैसे आप रिडॉक्स पढ़ोगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट पढ़ोगे, वहां पे आपको ये प्रॉपर्टीज फिर से एक बार पढ़नी है, इक्विलिब्रियम में फिर से पढ़ोगे ये चीज, सारी कंसेप्ट्स आप फिर से, यानी कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे मैसेज करके मैं आपको नोट्स भी सेंड कर सकता हूँ। खुदा हाफिज।